हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे गेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड with molecular formula C10H12O2 are given below। तो एक तो हमें IR बैंड गिवन है विच इज अराउंड 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, और हमें 1H NMR डेटा गिवन है। तो हमें बताने इन चार ऑप्शंस में से जो हमारा कंपाउंड है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये डेटा गिवन है वो कौन सा है। राइट, तो सबसे पहली बात, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है विच इज C10H12O2। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, हमें निकालना चाहिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के लिए हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन निकालना है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन क्या होगा, क्योंकि 10 कार्बन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो इसके एल्केन जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन होगा दैट विल बी C10H22। और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगा, इसके जितने हाइड्रोजन है माइनस गिवन कंपाउंड के हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल गिव यू 5। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो है वो है हमारे जो गिवन कंपाउंड में 5। ठीक है, अगर मैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को डिटेल में बताऊं तो अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 होती है, इसका मतलब है हमारे पास या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर हमारे पास एक रिंग होगी। अगर हमारे पास डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 है, इसका मतलब है कि या तो हमारे कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड्स हैं या फिर 2 रिंग्स हैं, या फिर ये पॉसिबल है कि एक डबल बॉन्ड हो एक रिंग हो, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, हमें कंबाइन करके जो है वो देखना है कि अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मान लो 3 है, इसका मतलब 3 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, 3 रिंग्स हो सकती हैं, 2 डबल बॉन्ड एक रिंग, और 2 रिंग्स एक डबल बॉन्ड, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल है। तो हमारा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हमें पता चल गया हमारे कंपाउंड में 5 है। अब अगर मैं एनएमआर डेटा की बात कर आईआर डेटा की बात करूं तो इसमें हमें एक बैंड मिल रहा है विच इज अराउंड 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि हमें मिलता है एस्टर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो जो एस्टर्स होते हैं वो हमें बैंड देते हैं इस वैल्यू पे 1750 सेंटीमीटर इनवर्स पे। अब अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, देखो सबसे पहले ना हमें ऑप्शंस को ड्रॉ करके देखना है, उसके बाद हम 1H NMR पर जाएंगे, बिकॉज 1H NMR हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि कौन सा जो है हाइड्रोजन किस कार्बन पे प्रेजेंट है। बेसिकली हमें कनेक्टिविटी और स्ट्रक्चरल जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें 1H NMR से पता चलता है। तो हम ऑप्शंस पे चलते हैं। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, इट इज मिथाइल 2 फिनाइल प्रोपियोनेट। सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। प्रोपियोनेट मीन्स ये एस्टर है, ठीक है। तो प्रोपियोनेट मीन्स 3 कार्बन इस तरह से, और मिथाइल मीन्स ये जो एस्टर है वो इस तरह से है। दिस इज मिथाइल प्रोपियोनेट। बट यहाँ पे हमारे पास है 2 फिनाइल। तो ये एस्टर है, फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड, और यहाँ पे है फिनाइल। और हम इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारे पास है फर्स्ट ऑप्शन ए। ठीक है, अब अगर अगर मैं बी की बात करूं, बी है 1 फिनाइल इथाइल एसीटेट। एसीटेट क्या होता है, एसीटेट होता है CH3COO, ये है एसीटेट। अब फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास है फिनाइल और हमारे पास है इथाइल। इथाइल का क्या मतलब होता है, इथाइल मींस सी सी, 2 डबल बॉन्ड्स, 2 कार्बन, राइट। और 1 फिनाइल मींस यहाँ पे हमारे पास है पीएच, ये होगा CH3, ये है CH, दिस इज 1 फिनाइल। इसको हमने इस तरह से बोला, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन 1 फिनाइल। ठीक है, 1 फिनाइल, ये है इथाइल एंड दिस इज एसीटेट। तो ये हमारे पास है बी ऑप्शन। सी ऑप्शन की बात करें, 2 फिनाइल इथाइल एसीटेट। एसीटेट का मतलब होता है CH3 C डबल बॉन्ड OO। ठीक है, अब इथाइल है, इथाइल का मतलब अगेन 2 कार्बन। सेकंड पोजीशन पे फिनाइल, दैट मींस दिस इज फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन। इस पोजीशन पे फिनाइल अटैच्ड है। अब कार्बन पूरे कर देंगे, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे BCH2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया नेक्स्ट सी। अगर मैं डी की बात करूँ, ये है मिथाइल 3 फिनाइल प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट का मतलब होता है 3 कार्बन, और मिथाइल प्रोपियोनेट मींस हमारे पास इस तरह से ये एस्टर होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन, थर्ड पे फिनाइल अटैच्ड है, बाकी हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो ये हमने 4 ऑप्शंस ड्रॉ कर लिया। तो अगर मैं अपने डेटा की बात करूं तो एक इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास एस्टर होना चाहिए, और इन सभी केसेस में हमारे पास एस्टर तो प्रेजेंट है ही है। ठीक है, तो ये आईआर वाला डेटा हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है। अगर मैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की बात करूं तो वो हमारी आई थी 5। अगर मैं फिनाइल की बात करूं, अकेले फिनाइल में ही डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो होती है वो होती है 4। द रीजन बीइंग इज फिनाइल में हमारे पास 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, एक रिंग होती है, और एक हमारे पास एस्टर में डबल बॉन्ड है। तो हर केस में जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है वो भी 5 है। तो ये भी हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है। अगर मैं एनएमआर डेटा की बात करूं तो अगर यहाँ पे देखोगे
यहाँ पे हमें 7.3 मिल रहा है मल्टीप्लाइड 5 हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग। जब भी 5 हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मिलता है दैट मीन्स हमारा जो फिनाइल रिंग है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड है और इन सारे केसेस में जो फिनाइल है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। सो अगेन ये भी इतना यूजफुल नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट पे चलूं 5.85 क्वार्टेट 1H के कॉरेस्पॉन्डिंग J गिवन है कपलिंग कांस्टेंट। अगर ये वाला डेटा देखोगे यहाँ पे भी J हमें गिवन है 7.2। जब भी हमें दो सिग्नल्स के लिए J सेम होता है दैट मीन्स वो दोनों हाइड्रोजन जो है वो नेबर्स है, तभी उनका कपलिंग कांस्टेंट सेम है। ठीक है, जब भी कपलिंग कांस्टेंट अगर सेम हो दैट मींस वो दोनों जो प्रोटॉन्स है वो एक दूसरे को कपल कर रहे हैं। एक दूसरे को कपल कर रहे हैं अगर जे सेम है दैट मींस वो नेबर्स है, बिकॉज नेबर्स ही कपल कर सकते हैं 1H NMR में। तो इन दोनों की बात करें ये और ये हमें दे रहा है 5.85 क्वार्टेट 1 हाइड्रोजन। 5.85 बहुत ज्यादा वैल्यू है, दैट मींस ये जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। कि हमारे पास हमने एक ऐसा देखना है जो ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन कनेक्टेड हो इस तरह से। अगर इस ऑप्शन को देखोगे ना, बी ऑप्शन को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो है वो एक ही हाइड्रोजन कनेक्टेड है। ठीक है, और ये हमें वैल्यू दे रहा है 5.85, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये होगा डी शील्डेड और एक हाइड्रोजन है। और ये क्वार्टेट है, क्वार्टेट का मतलब इसके साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और अगर नेक्स्ट को देखोगे जो इसके साथ कपल कर रहा है वो है 1.5 पे, विच इज क्वाइट शील्डेड। वो 3 हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग है और वो डबलेट दे रहा है, मीन्स उसका एक नेबर है। ठीक है, और तो इसका मतलब ये सारी जो वैल्यूज है, सारे पॉइंट्स जो है वो बी को इंडिकेट करे कि बी करेक्ट है। ये वाला देखोगे 2.05 सिंगलेट 3 हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग, 3 हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि कार्बोनिल से अटैच्ड है ना, तो जो प्रोटॉन जो है वो नेक्स्ट टू कार्बोनिल होता है वो 2 to 2.5 देता है ppm। तो और ये सिंगलेट है क्योंकि इसका कोई नेबर नहीं है, तो बी करेक्ट ऑप्शन है। अगर बाकी ऑप्शंस को देखोगे तो वहां पे ऑक्सीजन के साथ CH कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगर सी को देखोगे तो सी में ऑक्सीजन के साथ CH2 अटैच्ड है। तो यहाँ पे ये वाला जो है 5.85 पे देना चाहिए, बट यहाँ पे जो अगर ऑप्शंस को अगर डेटा को देखोगे तो वहां पे 5.85 गिवन है एक हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो बेसिकली सारे ऑप्शन जो है वो रूल आउट होते हैं, बस बी ही करेक्ट है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन देखनी है, उसके बाद हमें IR डेटा देखना है, उसके बाद हमें चार ऑप्शन को ड्रॉ करके देखना है, बिकॉज अदरवाइज वी कांट प्रिडिक्ट। और उसके बाद हमें कपलिंग कांस्टेंट की हेल्प लेनी है, जिन दो का कपलिंग कांस्टेंट सेम है इसका क्या मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को कपल कर रहे हैं, मीन्स वो एक दूसरे के नेबर्स हैं। तो हमने सबसे पहले नेबर्स देखे और वहीं से हमें पता चल गया कि हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमने रिएक्शन कराई CP2TaMe2I की। CP जो है वो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है विद NaOMe यील्ड्स। तो ये हमें चार ऑप्शंस गिवन है। तो देखो हमारे पास क्या है, CP2TaMe2I, मतलब ये होगा पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। ठीक है, ये इसका काउंटर आएगा आई नेगेटिव। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, टेंटेलम सेंट्रल मेटल है और यहाँ पे है CP, ये है CP, यहाँ पे है मिथाइल और यहाँ पे भी है मिथाइल। ठीक है, मिथाइल को मैं इस तरह से लिख देती हूँ CH3। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, हमने इसको ट्रीट कराया है NaOMe प्लस, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी है, तो टेंटेलम के पास पॉजिटिव चार्ज है। और जो टेंटेलम है वो हमारा बेसिकली एक मेटल है जो कि वेनेडियम सीरीज में बिलोंग करता है, वेनेडियम नियोबियम टेंटेलम। तो जो है ये 3D 5D एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, हमने इसको ट्रीट किया OMe नेगेटिव से बेस से। तो बेस का क्या काम है, वो एसिडिक प्रोटोन लेगा, वो इस वाले प्रोटोन को लेगा और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में टेंटेलम पे स्टिल पॉजिटिव है, 2 CP रिंग्स अटैच्ड है, ये मिथाइल एज इट इज और यहाँ आ गया CH2 नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके जो है वो डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो हमारे पास आएगा TaCP2। ठीक है, Me भी इस पे ऑलरेडी अटैच्ड है, Me, और ये बना रहा है डबल बॉन्ड विद CH2। इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना, CP टेंटेलम, CP मिथाइल और यहाँ पे है डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो हमारे पास बनी है वो बनी है हमारी श्रॉक कार्बीन। श्रॉक कार्बीन क्या होता है, बेसिकली ये जो कार्बन है ये कैसा है, ये इस तरह से कार्बीन है। और ये जो कार्बीन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का इलेक्ट्रॉन रिच, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक कार्बीन होती है। श्रॉक कार्बीन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक होती है, फिशर कार्बीन इलेक्ट्रोफिलिक होती है।
और ये न्यूक्लियोफिलिक इसलिए होते हैं क्योंकि इस कार्बीन के साथ जो अटैच्ड ग्रुप्स है ना, वो या तो एल्काइल होंगे या फिर वो अराइल होंगे, ठीक है, वो श्रॉक कार्बीन होती है। लेकिन अगर हमारे पास किसी कार्बीन में कोई एक ऐसा भी ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर्स हैं, तो वो हमारे पास होते हैं फिशर कार्बीन। तो ये उसकी ये पहचानने का तरीका होता है। फिशर कार्बीन मतलब वो कार्बीन जिसमें कार्बीन कार्बन के साथ कोई लोन पेयर कंटेनिंग एटम अटैच्ड है। वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन कुछ भी हो सकता है, हैलोजन। तो वो फिशर कार्बीन होते हैं। ये वाले श्रॉक कार्बीन है, बट यहाँ पे हमसे सिर्फ इतना पूछा गया था कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सी, क्योंकि यही वाला प्रोडक्ट बन रहा है विच इज श्रॉक कार्बीन। करना कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमें अपने गिवन कॉम्प्लेक्स को लिखना था, बेस ने प्रोटॉन को लेना था और वहां पे सिर्फ हमें डबल बॉन्ड बनाना था, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, गेट 2014 का क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। Next question from GATE 2016 states the reaction of P2O5 with HNO3 and HClO4 respectively gives। हमें ये चार ऑप्शंस गिवन है। होगा क्या, बेसिकली क्या गिवन है कि हम P2O5 को रिएक्ट करा रहे हैं एक बार HNO3 के साथ और एक बार हम इसे रिएक्ट करवा रहे हैं HClO4 के साथ। हमें बताना है कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा। बेसिकली हमें यहाँ पे हमने यहाँ पे नाइट्रोजन का एसिड लिया ना, ये दिस इज ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एसिड है। यहाँ पे हमने फास्फोरस का ऑक्साइड लिया है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा नाइट्रोजन का ऑक्साइड और फास्फोरस का एसिड। ठीक है, यहाँ पे हमने फास्फोरस का ऑक्साइड लिया है, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड लिया है, यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे लिख रही हूँ Cl एसिड। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्लोरीन का ऑक्साइड और फास्फोरस का एसिड। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑक्साइड मिलेगा? देखो उसके लिए ना हमें पता करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं P2O5 की बात करूं तो यहाँ पे फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट है 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे +5। और यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर +1, नाइट्रोजन का x, तीन ऑक्सीजन है -2 इज इक्वल्स टू न्यूट्रल 0। सो x विल कम आउट टू बी +5, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है +5। तो जो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा उसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर +5 ही होना चाहिए, तो वो होगा N2O5। क्योंकि ऑप्शन है NO2, यहाँ पे +4 है, N2O3 यहाँ पे हमारे पास +3 है, यहाँ पे N2O5 में +5 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा। और फास्फोरस का एसिड हमें मिलेगा HPO3, क्योंकि यहाँ पे भी फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर अगर कैलकुलेट करोगे तो +5 ही आएगा। तो हमारे पास ये एसिड मिले। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 2, बिकॉज यहाँ से फास्फोरस बैलेंस हो गए, यहाँ से नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, बाकी देखोगे बाकी सारे एलिमेंट्स भी बैलेंस्ड हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इस नेक्स्ट रिएक्शन पे जाऊं तो यहाँ पे भी फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, क्लोरीन के अगर देखोगे +1 +x -8 इक्वल टू 0, ये है +7। तो जो क्लोरीन का ऑक्साइड मिलेगा उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +7 होंगी, तो वो होगा Cl2O7, क्योंकि यहीं पे क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। और फास्फोरस का एसिड सेम बनेगा HPO3, जहाँ पे इसकी +5 है। अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, राइट। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन, जब भी ऑक्सी एसिड्स का कॉन्सेप्ट आता है ना, ऑक्सी एसिड्स का, कि इस ऑक्सी एसिड को उसके साथ रिएक्ट कर लो या किसी और के साथ रिएक्ट कर लो। बेसिकली ऑक्सी एसिड्स में हम क्या करते हैं कि अगर हमें एसिड टू ऑक्साइड जाना हो या ऑक्साइड टू एसिड आना हो, द कॉन्सेप्ट इज कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो चेंज नहीं होती, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। तो यही कॉन्सेप्ट है। ऑप्शंस को देखोगे तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि फर्स्ट में N2O5 मिल रहा है, सेकंड में Cl2O7 मिल रहा है। इसको बहुत ही, अगर किसी ने कम टाइम में सॉल्व करना है तो वो यहाँ पे N के ऑक्सीडेशन स्टेट देखे, यहाँ Cl के ऑक्सीडेशन स्टेट देखे और अपने ऑप्शंस में देख ले कि किसमें जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सेम है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। The next question states a metal crystallizes in face-centered cubic lattice with a lattice parameter of 4.20 angstrom. The shortest atom-to-atom contact distance in the lattice is। तो हमें चार ऑप्शंस गिवन है। तो देखो हमें गिवन है, सबसे पहली बात तो कि लेटिस है FCC मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस है। लेटिस पैरामीटर गिवन है मींस हमें क्या गिवन है, A गिवन है 4.20 मींस जो एज लेंथ होती है ना, एज लेंथ, उसी को हम लेटिस पैरामीटर बोलते हैं। हमें निकालना है शॉर्टेस्ट एटम टू एटम डिस्टेंस, ये एक एटम है दूसरा एटम है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है मतलब हमें R निकालना है, इनके बीच में हमें R की वैल्यू निकालनी है। अब फेस सेंटर है तो लेट्स से कि ये मैं टॉप फेस की बात कर रही हूँ,
एक एटम यहाँ पे पड़ा है, एक एटम जो है वो यहाँ पे है और एक एटम जो है वो यहाँ पे है। तो हमें क्या करना है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस आर की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ए की वैल्यू हमें गिवन है। तो अब देखो अगर मैं एज लेंथ की बात करूँ तो ये हमारे पास होती है ना एज लेंथ, ठीक है, ये हमारे पास होती है एज लेंथ। तो अगर मैं इस डायगोनल की बात करूँ तो अगर ये दोनों एज लेंथ जो है वो ए है तो डायगोनल कितना होगा, डायगोनल होगा, डायगोनल हमारे पास होगा √2a, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो √a² + a² वही होता है ना हाइपोटेन्यूज, तो दैट विल बी √2a। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि एक्चुअली डायगोनल क्या है, तो ये है r, ये जो है पूरा डायमीटर है 2r और ये है r रेडियस, तो r + 2r + r, r + 2r + r, ये है 4r। तो 4r जो है वो √2a के इक्वल है। अगर ये वैसे ना एक फॉर्मूला भी है कि अगर हमारे पास FCC लैटिस होता है तो रिलेशनशिप बिटवीन r and a मींस रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड द रेडियस, और यू कैन से एज लेंथ को लैटिस पैरामीटर बोल दिया इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, और r को हम इन्होंने बोल दिया शॉर्टेस्ट जो है वो एटम टू एटम डिस्टेंस। तो एटम टू एटम डिस्टेंस जो है वो r ही है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें r की वैल्यू क्या निकालनी है, √2a/4। सो √2 टाइम्स a की वैल्यू हमें गिवन है 4.20 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 4, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.97 एंगस्ट्रॉम। तो मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। सिर्फ इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वर्ड्स के साथ जो है वो थोड़ी सी वर्ड प्ले किया है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि हमें ये वाला रिलेशनशिप पता होना चाहिए था। अगर नहीं भी पता तो ये तो पता है कि एफसीसी में ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ से डायगोनल निकाल के और उसको 4r के इक्वेट करना था, दैट्स इट। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। All right, so this is the last question. Question states for the reaction of the type P to Q, Q to R, K1 और K2 rate constants given है। तो हमें गिवन है पी नॉट मतलब पी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज इनिशियली तो हम पी से स्टार्ट किया ना, तो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 1 मोलर। K1 हमें गिवन है, K2 भी हमें गिवन है, और अगर इसके यूनिट्स को देखोगे तो यूनिट्स है पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब है कि ये जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि रेट कांस्टेंट के यूनिट से हमें पता चल जाता है। द टाइम एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q एंड R आर दिस एंड दिस। तो Q और R की किसी टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो हमें वो टाइम निकालना है जिसपे Q की कॉन्सेंट्रेशन ये है और R की कॉन्सेंट्रेशन ये है। तो मैं डेटा लिख देती हूँ कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर, रेट कांस्टेंट गिवन है 1 टाइम्स 10⁻³ पर सेकेंड, और सेकेंड रिएक्शन का है 1 टाइम्स 10⁻⁴ पर सेकेंड। क्यू की कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी पे हमें गिवन है 0.5966 मोलर, और आर की कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है सेम टाइम टी पे 0.0355 मोलर। हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो अब देखो हम किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे। अब कॉन्सेंट्रेशन इसकी और इनिशियल गिवन है, तो हमें पता है जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी वो होगी पी की कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी पे, क्यू की कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी पे, आर की कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी पे। ऑल्दो टाइम के साथ साथ पी की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, क्यू की इंक्रीज होगी, फिर क्यू की जो है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी और आर की इंक्रीज होगी। बेसिकली जैसे रिएक्शन प्रोसीड करते हैं कि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते हैं, प्रोडक्ट्स की इंक्रीज होती है, बट होता क्या है ये कंजर्व रहती है, जो इनिशियल थी वही इन सबका सम होगा। सिर्फ हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना था। पी नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, जो है वो पी की कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाली है टाइम टी फॉर नाउ, और क्यू की कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 0.5966 और आर की कॉन्सेंट्रेशन 0.0355। तो यहाँ से पी की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी टाइम टी पे 0.3579 मोलर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे टाइम टी निकालना है। और अगर इसको देखोगे तो हमने क्या किया है, हमने अभी सिर्फ इसकी बात करनी है फर्स्ट रिएक्शन की, विच इज की पी टू क्यू रेट कांस्टेंट इज K1। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता लग गया। तो हमारे पास जो P है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी एट टाइम टी, वो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन e⁻⁻kT। यही एक्सप्रेशन होता है ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये एक्सप्रेशन होता है हमारे पास। तो ये हमने इसको यूज किया, हमने जब यहाँ पे वैल्यूज पुट की, पीटी की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी 0.3579, पी नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन विच इज 1 मोलर e⁻⁻k। यहाँ पे जो k है, क्योंकि p जो है वो सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे k1 होगा। तो k1 की वैल्यू 1 टाइम्स 10⁻³ रखनी थी, टाइम t को हमने निकालना है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो t की वैल्यू आएगी 999.9 सेकेंड्स, विच वी कैन राउंड ऑफ टू 1000 सेकेंड्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, हमें सिर्फ एक कंजर्वेशन का यूज करना था कि जो इनिशियल है वही तो आफ्टर टाइम टी के बाद रहेगी ना, तो हमें इस कॉन्सेप्ट का यूज करना था, प्लस हमें इसके यूनिट्स का ध्यान रखना था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और अल्टीमेटली जैसे हमें कॉन्सेंट्रेशन इसकी पता चली तो हमने अपना फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन लगा दिया कि पीटी, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज़ टू माइनस के टी। So this was the concept. I hope कि सारे questions आप सबको clear होंगे. Thank you so much.